अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं और आपका इरादा है कि आपने पुर्तगाल में स्टे भी नहीं करना, आपने किसी और कंट्री में स्टे करना है, लाइक यूके में, जर्मन में, फ़्रांस में अगर आपने स्टे करना है, क्या आप पुर्तगाल में रखे बगैर अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं? लाइक आपके जो टैक्स वगैरह कोई और बंदा पे कर दे, या इस तरह से करके जो मामलात लोग कर रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि अगर हमने किसी और कंट्री में रह के अपनी फ़ाइल लॉक वगैरह करते हैं तो क्या कोई इशू हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आज की वीडियो में ये सारी डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, स्पेशली वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री में हैं और वो पुर्तगाल में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाना चाह रहे हैं, या उन्होंने किसी रिलेटिव से बात की हुई है, तो काइंडली वो कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये उनके लिए फ़ायदा है। एक तो उनके पैसे भी बचेंगे और उनको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। सबसे पहले तो स्पेशली ये लोग वो सोचते हैं कि जो किसी और कंट्री में अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं और उनका ये इरादा होता है कि वो इसी जगह पे रुके रहें और उनके डॉक्यूमेंट्स भी बन जाएँ। तो सीन कुछ ऐसा होता है कि वो लोग जो स्पेशली स्टूडेंट्स होते हैं, यूके में हो गया, जर्मन में हो गया, या किसी और कंट्री में जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि हम अपना टूर करते हैं पुर्तगाल में, स्पेन में, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाते हैं और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। तो स्पेन की तो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन जो पुर्तगाल के बारे में है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए टैक्स रिक्वायर होते हैं, वो आपको 6 टैक्स रिक्वायर होते हैं। लेकिन जो आजकल के हिसाब से जो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जो आपको पहला कार्ड मिलेगा, वो तकरीबन 2 साल का टाइम पीरियड लग सकता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने पुर्तगाल में विज़िट करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के तो आपने वापस चले जाना है, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये पॉसिबल नहीं है कि आप पुर्तगाल में आएँ, अपने फ़ाइल लॉक करवाएँ और वापस चले जाएँ। डॉक्यूमेंट्स उनको मिलते हैं जो पुर्तगाल में काम करते हैं, पुर्तगाल में टैक्स देते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर आपको वो डॉक्यूमेंट्स इशू होते हैं। उसका मतलब ये है कि आपने पुर्तगाल में काम किया है और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे कंट्री में रहें और उधर से टैक्स देते रहें और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ। और जो आप वो टैक्स दे रहे होते हो, वो किसी न किसी कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट लगा होता है। लेट्स सपोज़ आपका कोई रिलेटिव पुर्तगाल में रह रहा है और आपने उसको बोला कि मैंने फ़ाइल लॉक करवानी है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स भी आपके सारे रेडी हो जाते हैं और आप उसको टैक्स जमा करवाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? वो जिस कंपनी के साथ वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा देता है, हो सकता है उधर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लगे हों, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इधर मोस्टली ऐसा होता है कि एक कंपनी में आप 4 से 5 बंदे हायर कर सकते हो। अगर उससे ज़्यादा होंगे तो वो अगर कोई इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें आपके लिए मसला हो सकता है। आप 2 साल कंटिन्यूसली अपने टैक्स देते रहते हो, ठीक है? टैक्स भी इतना कम नहीं होता। अगर आपने खुद टैक्स पे करना होगा तो आपको 33% टैक्स देना होगा। 33 का मतलब है कि आपको 300 350 तक आपको पर मंथ टैक्स देना होगा। 300 350 यूरोज़ पर मंथ देना होगा। अदरवाइज़ अगर आप पुर्तगाल में काम करते हो तो सिर्फ उस टाइम फिर आपको सिर्फ 11% टैक्स देना होता है और टैक्स कटने के बाद आपको मिनिमम सैलरी 765 आती है, एक्सक्लूडिंग आपकी हॉलीडेज़। हॉलीडेज़ इसमें इंक्लूड नहीं होती। तो ये एक बात होगी। उसके बाद आपको जब आप फिंगर्स देने जाएँगे तो आपको कौन-कौन से मसले आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपने इधर वापस पुर्तगाल में आना है, 2 साल के बाद जब भी आपको ईमेल आती है आपने वापस आना है, तो आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि आप तो पुर्तगाल में थे ही नहीं, ठीक है? आप तो आउट ऑफ पुर्तगाल में थे। तो या अगर आपके किसी वजह से भी दूसरे कंट्री में फिंगर्स हो जाते हैं, कोई मसला बन जाता है, तो इधर आपको डॉक्यूमेंट्स में मसला बन सकते हैं। जो आजकल सेफ में काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस देखे गए हैं कि लोगों के फिंगर्स दूसरी जगह पे निकले हैं, दूसरे कंट्रीज़ में निकले हैं, तो उन्होंने उनको बोला है कि हम आपका कंट्रोल करेंगे, जिस जगह पे आपने काम किया था हम उस जगह का कंट्रोल करेंगे, ठीक है? कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जिस जगह का आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा होगा, जिस जगह का आपने डिक्लेरेशन लेटर जमा करवाया होगा, उस जगह का वो कंट्रोल करेंगे कि क्या वाक़ई ही आपने उधर काम किया है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। दूसरे नंबर पे ये भी होता है कि हो सकता है कि आप टैक्स तो देते रहें, लेकिन बाद में 1 साल के बाद वो कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाए, तो आपके सारे टैक्स ज़ाया हो जाएंगे और फिर भी आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, फिर भी आपके लिए मसला हो सकता है। पहले ऐसा होता था कि लोग बाहर बैठ के टैक्स दे रहे होते थे और जब उनके डॉक्यूमेंट्स का टाइम नज़दीक आता था, उसके बाद वो बाय बस ट्रैवल करते थे या टैक्सी पे ट्रैवल करते थे, ताकि पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप वगैरह ना लगे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम अपना पासपोर्ट पुर्तगाल में आके तो न्यू बनवा लेंगे, तो स्टैम्प्स वगैरह रिमूव हो जाएंगे। देखिए, जब जब इशू बनने लगता है ना, तो ये स्टैम्प सिर्फ आपके पासपोर्ट के ऊपर नहीं लगती है, बल्कि एक स्कैन होती है। तो आपका अगर पासपोर्ट स्कैन करेंगे तो आपकी हिस्ट्री शो हो सकती है।
तो ऐसे मसले भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें भी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका तो यही है कि अगर आपने पुर्तगाल में मूव होना है तो आप परमानेंटली मूव हों। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में लेट्स सपोज़ एक अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं आप, तो वो एक सेपरेट थिंग है। लेकिन अगर आपने पुर्तगाल में मूव होना है, तो या तो आप इतने पैसे कमा के आएँ कि आप इधर आके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, या फिर आप इधर आके तो जॉब सर्च करें और जॉब करना स्टार्ट कर दें। एक तो आपके जो जितने भी टैक्स होंगे वो ओरिजिनल होंगे, और दूसरे नंबर पे जो भी आपकी अर्निंग होगी वो इधर ही होगी। इधर जो आपको एक फ़ाइनांस नंबर इशू होता है, ठीक है? वो फ़ाइनांस नंबर जब भी आप कोई शॉपिंग वगैरह करते हो तो आप उधर लगाते हो। साल के एंड पे एक आईआरएस जमा करवानी होती है, जिसमें आपके टोटल जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे शो होते हैं, जिसमें आपने जितना भी अर्न किया होता है वो शो होता है। अगर आप पुर्तगाल में होंगे ही नहीं तो वो सारी चीज़ें किधर से आएंगी? अगर आप लेट्स सपोज़ कि आपने अपने टैक्स भी सारे दिए हुए हैं, जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आप ये सोचते हो कि मैंने आगे फैमिली वगैरह को बुलाना है, तो यहाँ कोई इस तरह का कोई मामला करना है, अपने पेरेंट्स को इनवाइट करना है, तो अगर आपके पास आईआरएस ही नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे? तो ये सारे मामलात भी साथ साथ होते हैं। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हम आउट ऑफ कंट्री में रह के तो डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, ये बहुत इजी है, उसने ऐसे कर लिया, उसने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। देखिए, हर बंदे की एक डिफरेंट स्टोरी होती है। आप किसी को भी देख के अपना माइंडसेट चेंज ना करें। हो सकता है उसके लिए मसला ना बना हो, जब आप जाएँ तो आपके लिए मसला बन जाए। तो ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए, क्योंकि अभी जो बेशक आप फेसबुक में भी काफ़ी ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिसमें लोगों के 3-3 4-4 महीने से कार्ड ही नहीं आ रहे, ठीक है। उसमें कुछ लोगों का ये भी इशू हो सकता है कि वो पहले किसी और कंट्री में रहे हों और उसके बाद वो पुर्तगाल में आए हों और उनको कार्ड वगैरह नहीं मिल रहे। अगर आपको सिर्फ ये कह देती है कि हम आपका कंट्रोल करेंगे, तो फिर उसका मतलब ये है कि जिस जगह का आपका कॉन्ट्रैक्ट लगा होगा उस जगह पे आपका कंट्रोल होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको फ़ोकस करना चाहिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद यूके में था। यूके लेफ़्ट करने का मकसद ये था कि अगर हमने एक दूसरे कंट्री में जाना है तो एक लीगल तरीके से रहें। यूके में मैं एज़ अ स्टूडेंट था, तो अगर हम एज़ अ स्टूडेंट ही उधर काम करते तो उधर भी हमें 20 आवर्स अलो होते हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे भी ये बोला था कि इधर रह के भी डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, लेकिन फाइनली एट द एंड बंदे के माइंड में यही चल रहा होता है कि पता नहीं उधर टैक्स पे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कंपनी कैसी है, ये वो, और बाद में लैंग्वेज के प्रॉब्लम और काफ़ी ज़्यादा दूसरी चीज़ें भी होती हैं। इसलिए जब भी आपने मूव होना है तो आपने परमानेंटली ही मूव होना है, ठीक है? ताकि जब आप एक कंट्री में आएंगे, एक तो आपको खुद चीज़ों का पता चलेगा और जो दूसरे आपके मामलात होंगे वो भी साथ साथ हैंडल होते रहेंगे। अदरवाइज़ फिर ऐसा ही होगा कि आप स्टार्ट से ले के एंड तक एक बंदे के पीछे चल रहे होंगे और आप सिर्फ उसको पैसे पे पैसा ही दे रहे होंगे और इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अगर आपने सिर्फ टैक्स भी देना है 300-350 यूरोज़, तो वो भी कोई कम अमाउंट नहीं है, ठीक है? और उसके बाद भी आपको 5 लाख पे एक्स्ट्रा पैसे लेगा। और जब आपने फ़िंगर के टाइम पे जाना होगा, उस टाइम पे आपको साथ वकील लेके जाना होगा, और अगर उधर से कोई फ़ालता पड़ जाता है तो उसके लिए और ज़्यादा मसले होंगे। तो अगर तो एक दफ़ा फिर अगर आपने पुर्तगाल में मूव होना है तो परमानेंटली मूव हों और लीगल तरीके से चलें। अगर आपका वाक़ई ही इरादा है कि आपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो एक लीगल वे से चलें, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईज़ी रहेगा। तो होपफुली काफ़ी हद तक आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि अगर आपने पुर्तगाल में बाहर रह के डॉक्यूमेंट्स लेने हैं तो वो इतना ईज़ी नहीं है जितना ईज़ी हम सोचते हैं। स्पेशली अगर आपने यूके में या किसी ऐसे कंट्री में रहना है जिधर आपने बाय बाय प्लेन ट्रैवल करना है, तो वो थोड़ा सा और भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। स्पेन के साथ पुर्तगाल को कंपेयर ना करें, दोनों की स्टोरीज़ डिफरेंट है। लेकिन जो पुर्तगाल में जो केसेस हुए हैं रिसेंटली, और जो जो पुर्तगाल में आजकल सीन चल रहे हैं, इन्होंने अपनी थोड़ी सी इमिग्रेशन भी टाइट करना स्टार्ट कर दी है। तो उसमें कल को जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जो यूके में हैं या किसी और कंट्री में हैं, वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।